हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। तो बेसिकली जो भी मिनरल प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं उन मिनरल्स का क्या रोल होता है। वैसे तो हमने पढ़ा है प्लांट में 60 प्लस मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मिनरल्स होते हैं जो प्लांट अपने ग्रोथ के लिए क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग मिनरल्स के रोल पढ़ेंगे कि मिनरल्स के रोल्स क्या क्या है, किन प्लांट्स में किन पार्ट ऑफ प्लांट में वो रिक्वायर्ड होते हैं, और साथ ही साथ कि अगर वो मिनरल डेफिशिएंट हो जाता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसके क्या डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चार्ट आपके बुक में दिया गया है। इस चार्ट में अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। मैंने बताया था सारे के सारे मिनरल जो है वो आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, या नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। सारे के सारे मिनरल्स जो है वो आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में। तो अगर आप देखेंगे जितने भी मिनरल्स की आप बात करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, तो आपको आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हुए मिलेंगे, जैसे कि NO2 माइनस NO3 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, एक एनायनिक फॉर्म है। इसके अलावा H2PO4 माइनस के फॉर्म में या PO4 3 माइनस वगैरह वगैरह के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, पोटेशियम K प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे प्लांट जो है अपने जो मिनरल्स होता है वो आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। दूसरा हम बात करते हैं रोल्स ऑफ मिनरल एलिमेंट में, रीजन ऑफ प्लांट इन विच इट इज रिक्वायर्ड, कि प्लांट का कौन सा वो रीजन होता है जहां पे इन मिनरल्स की जरूरत होती है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस की, उस पर्टिकुलर मिनरल के प्लांट में क्या फंक्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, किसी एक पर्टिकुलर मिनरल के फंक्शन आपको जरूर पूछेंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके पूछेंगे कि अगर कोई मिनरल का डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या सिम्टम है। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से मिनरल है जो कि आपको एग्जाम के लिए याद करके जाने, वो भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन वन ऑफ द मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट होता है प्लांट के लिए। प्लांट को नाइट्रोजन की हमेशा कमी होती है। ठीक है, और प्लांट को हमेशा नाइट्रोजन अपना आजू बाजू जहां से भी मिले चाहिए, इसीलिए हम प्लांट को जब फर्टिलाइजर देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन यानी यूरिया, अमोनिया जरूर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन, ये जो मिनरल है इसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है। देखो, NO2 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, NO3 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, अमोनियम के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नीट में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी मिनरल दे देगा, बोलेगा उसका एब्जॉर्प्शन का फॉर्म कौन सा है, प्लांट उसको उसको उस मिनरल को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ये पूछेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन NO2 माइनस NO3 माइनस NH4 प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। प्लांट में कहा रिक्वायर्ड होता है, एवरीवेयर, प्लांट में हर जगह नाइट्रोजन की जरूरत होती है, पर्टिकुलरली इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन बड़े फास्ट होता है, तो प्रोटीन वगैरह की, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पे मेरिस्टेमेटिक रीजन में ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फंक्शंस क्या है इसके, कंस्टिट्यूट्स प्रोटीन, बराबर है, प्रोटीन बनाता है, कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उसमें भी होता है। विटामिन में भी नाइट्रोजन होता है, NAD, FAD में आप देखो नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। प्लांट में आप किसी भी हार्मोन का स्ट्रक्चर देखो, साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर देखो, एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, उसमें भी होता है। इसके अलावा कोएंजाइम्स में होता है ये NAD, NADP जो कोएंजाइम है ये। ठीक है, विटामिन बोले तो नायासिन वगैरह, जिससे ये बनते हैं। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन में एडेनाइन होता है, एडेनाइन में नाइट्रोजन होता है। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आप देखो पोरफायरिन रिंग होती है। अगर आपको नहीं पता क्या होता है पोरफायरिन रिंग तो आप देख लीजिएगा, पोरफायरिन रिंग में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ नहीं होती प्लांट की, क्लोरोसिस यानी एक तरीके से क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होता है, तो लीफ येलो होने लगता है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन की कमी के डेफिशिएंसी, स्टंटेड ग्रोथ एंड क्लोरोसिस। एक बार फिर से ध्यान से समझो, नाइट्रोजन NO2 माइनस NO3 माइनस के फॉर्म में होता है, हर जगह चाहिए, लेकिन खासकर मेरिस्टेमेटिक रीजन में चाहिए। ठीक है, प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट होता है, विटामिन जैसे नायासिन। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स में भी होता है, कोएंजाइम्स NADP, NAD, ठीक है, इनमें होता है। इसके अलावा ATP का कंपोनेंट एडिनोसिन, एडेनिन में होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग बनाता है। ठीक है, फास्फोरस जो है H2PO4 माइनस के फॉर्म में या HPO42 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। याद रखना, H2PO4 माइनस या HPO42 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। कहाँ कहाँ चाहिए फास्फोरस, यंगर टिश्यू यानी वो जहाँ जो अभी यंग है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, वहां चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि उसमें भी सेल डिवीजन होना है, तो सेल डिवीजन के साथ DNA रेप्लिकेट करता है, आपको पता होगा, और DNA में फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम ओल्डर मेटाबोलिकली लेस एक्टिव सेल, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो यंगर टिश्यू है ये अपना जो
जो फॉस्फोरस होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो ओल्ड ओल्ड पार्ट से लेते हैं, जो भी ओल्ड पार्ट होता है उससे अपना फॉस्फेट ले लेते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है तो उसमें फॉस्फोरस चाहिए, प्रोटीन में फॉस्फोरस चाहिए, कुछ कुछ प्रोटीन होते हैं जिनमें फॉस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड आर रिक्वायर्ड, न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए आरएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये चाहिए। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में चाहिए, जैसे कि आपने रिएक्शन का नाम सुना होगा जिसमें ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ना, फिर फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ऐसा। तो ग्लाइकोलिसिस में भी आप फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में फॉस्फेट चाहिए, एटीपी में फॉस्फेट चाहिए, एटीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर फॉस्फेट नहीं होता है तो पुअर ग्रोथ होती है, लीव्स डल हो जाती है, ग्रीन हो जाती है ना, डल ग्रीन हो जाती है, मतलब उसका ग्रीननेस कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम के प्लस यानी इसके कैटाइनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड, लीव्स, रूट टिप्स इनमें पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब डिवाइडिंग टिश्यू में पाया जाता है, बड यानी छोटे छोटे जहां पे सेल डिवीजन होता है बहुत ज्यादा वहां पे पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, इसके अलावा रूट टिप्स में पाया जाता है, ठीक है। आगे इसका देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेशियम क्या करता है, एनायनिक और कैटायनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब इसका काम है प्लांट में बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूछेंगे जरूर, तो आप बोलेंगे भाई पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। पोटेशियम और हाइड्रोजन ऐसे दो ये है एलिमेंट्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होता है उसमें जब पोटेशियम चले जाता है तो वो पोटेशियम मैलेट बनाता है। पोटेशियम मैलेट एक सोल्यूट बनता है, जरा मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये गार्ड सेल है और गार्ड सेल में क्या होता है, पोटेशियम मैलेट आ जाता है। 2 मिनट, गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या आ जाता है, पोटेशियम मैलेट बन जाता है। अब पोटेशियम मैलेट को फॉलो कौन करता है, पानी फॉलो करता है, पानी। तो पानी अंदर आता है। अब पानी अंदर आने से क्या होता है कि गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है। अगर एक गार्ड सेल ऐसा टर्जिड हो जाता है तो दूसरा भी ऐसा टर्जिड हो जाता है, और ये जो ओपनिंग होती है बीच में स्टोमेटल पोर, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए पोटेशियम अंदर जाता है, पोटेशियम मैलेट में कन्वर्ट होता है, उसके पीछे पीछे पानी जाता है, पानी की वजह से गार्ड सेल में पूरा टर्जिडिटी आ जाती है, भर जाते हैं और वो ऐसे खुल जाते हैं। खुल जाने के कारण यहाँ पे पोर ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेट्स एंजाइम, एंजाइम के एक्टिवेटर के फॉर्म में भी होता है और मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये नहीं होगा तो स्टंटेड ये होगा, येलो एजेस टू लीव्स, प्रीमैच्योर डेथ, ठीक है। मतलब लीफ के जो एजेस होंगे वो धीरे धीरे येलो होने लगेंगे, प्रीमैच्योर डेथ होना मतलब एक तरीके से प्लांट की बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी या लीफ बहुत जल्दी झड़ के गिर जाएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम के बारे में आपको याद रखना है। कैल्शियम के बारे में हम बोलेंगे, कैल्शियम अगेन कैल्शियम 2+ यानी कैटाइनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है, डिफरेंशिएटिंग रीजन में होता है जहां पे परमानेंट हो रहे होते हैं सेल, ठीक है। इसके अलावा एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, खासकर ओल्डर लीफ में ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता, हमने पढ़ा है नॉन ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। इन्वॉल्व इन सिलेक्टिव परमियाबिलिटी ऑफ द सेल, सेल की सिलेक्टिव परमियाबिलिटी में इन्वॉल्व होता है, सेल सिलेक्टिवली ही एक तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक्टिवेट सर्टन एंजाइम, एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में भी ब्लड कोएगुलेशन में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एज एन एंजाइम एक्टिवेटर। तो ये भी एंजाइम एक्टिवेटर का काम प्लांट में भी करता है। रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, स्टेम और रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम कहाँ जरूरी होता है, कैल्शियम पेक्टेट बनाने में, जो कि मिडल लैमेला का कंपोनेंट होता है इन सेल वॉल। तो अगर आपने सेल वॉल का फॉर्मेशन देखा होगा क्लास 11th में, तो 2 सेल के बीच में जो सेल वॉल बनती है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है मिडल लैमेला, और ये मिडल लैमेला जो है वो कैल्शियम पेक्टेट का बनता है, ठीक है। मैं एक बार आपको अगर डायग्रामेटिकली बता सकूं, नीचे देखो, अगर 2 प्लांट की सेल वॉल है, ये एक प्लांट की सेल वॉल है, ये दूसरे प्लांट की सेल वॉल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इस कनेक्शन से, है ना। तो ये जो एक कॉमन वॉल बन रही है बिटवीन बोथ द सेल वॉल, ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जिसको मिडल लैमेला बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला, और ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो कैल्शियम पेक्टेट मिडल लैमेला बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सेल वॉल बनाता है, ठीक है। और ये अगर कम हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, सेल वॉल ही प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी, लॉजिक है, ठीक है। मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन जो है वो एक तरीके से मैग्नीशियम, सॉरी सेंट्रल आयन जो है वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं, देखो कहाँ कहाँ होता है ये, लीव्स में, विड्रॉन फ्रॉम द एजिंग लीव्स एंड एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग सीड। यहाँ पे बोला है कि लीव्स
जो है वो जो भी एजिंग लीव होते हैं, जो कि मरने वाले या ओल्ड लीव होते हैं, उसमें से डिराइव कर लेता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये भी एंजाइम को एक्टिवेट करता है एक तरीके से। मैग्नीशियम आप देखते हो रुबिस्को को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो रुबिस्को एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है मैग्नीशियम। इसके अलावा हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब वही कि प्लांट का जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में होता है, मैंने बोला ना सेंटर में होता है मैग्नीशियम। इसके अलावा मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, आपको पता होगा। एक बड़ा सब यूनिट होता है 60S, एक छोटा सब यूनिट होता है 40S। दोनों को जोड़े रखने के लिए मैग्नीशियम बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोसिस होगा, यानी लीव जो है एक तरीके से धीरे धीरे वो डिग्रीन होने लगेंगे, उनका ग्रीननेस खत्म होने लगेगा क्योंकि क्लोरोफिल डाई होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर अपना SO4 2- यानी एनाइनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, स्टेम एंड रूट टिप यंग लीव रीमोबलाइज ड्यूरिंग सिनेसेंस। यहाँ पे बोला है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ज्यादातर उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टेम में, रूट के टिप्स में। ठीक है, और ये यंग लीव से रीमोबलाइज होता है। ठीक है, जब भी आप देखते हैं कि यंग लीव्स रीमोबलाइज्ड ड्यूरिंग सिनेसेंस। ठीक है, तो सिनेसेंस के टाइम पे जब भी कोई लीफ मरने वाला होता है, सिनेसेंस उसका एजिंग होने वाला होता है, तो वो यंग लीफ में मोबिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टन प्रोटीन, विटामिन, थायामीन, बायोटीन, है ना। तो किस किस चीजों का ये कंस्टिट्यूएंट है? प्रोटीन्स में होता है बहुत सारे सिस्टीन, मिथियोनिन, ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, आपको पता होगा। तो प्रोटीन का ये कंपोनेंट होता है। थायामीन में सल्फर होता है, बायोटीन विटामिन है उसमें भी सल्फर होता है। ठीक है, फेरेडॉक्सिन में सल्फर होता है। ठीक है, FeSO4 बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर सल्फर की कमी होती है तो क्लोरोसिस, यानी एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना चालू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन जो है Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एवरीवेयर कैरीज अलोंग द लीफ वेन, तो लीफ वेन से हर एक जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक जगह पे वो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चाहिए। ठीक है, एक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा ATP का प्रोडक्शन होता है, उसमें चाहिए। इसके अलावा एक्टिवेट कैटालेज, कैटालेज से एक एंजाइम होती है जो कि आपको फोटो रेस्पिरेशन में भी आपने पेरोक्सीसोम का फंक्शन पढ़ा है। तो पेरोक्सीसोम के अंदर कैटालेज होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट को हार्मलेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो कैटालेज एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है और उसका कंपोनेंट होता है आयरन। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी आयरन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम चाहिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए आयरन चाहिए, ये जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो क्लोरोसिस होगा, मतलब क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होगा, ये सब। ठीक है, मैंगनीज, मैंगनीज की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज आपको पता होगा वाटर स्प्लिटिंग के लिए चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस में वाटर जब ब्रेक होता है तो क्लोराइड और मैंगनीज जो है पानी को स्प्लिट करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीव्स में होगा ये, है ना, फोटोसिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और सीड में होता है। ठीक है, एक्टिवेट सर्टन एंजाइम जैसे कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज जैसे कुछ एंजाइम है, इनको एक्टिवेट करता है। दूसरा मैंने बोला फोटोलिसिस ऑफ वाटर में चाहिए, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, वाटर के ब्रेकडाउन में चाहिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पानी का जो ब्रेकडाउन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके लिए चाहिए ये, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो क्लोरोसिस होगा, मतलब एक तरीके से अगेन लीफ जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की डिग्रेडेशन होगा, ग्रे स्पॉट्स आ जाएंगे लीफ पे धीरे धीरे। ठीक है, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का मैंने रोल आगे बताऊंगा आप लोगों को। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कोफैक्टर होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है, प्लांट को हमेशा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो एयर का नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर जैसे राइजोबियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनेस एंजाइम को काम करने के लिए मॉलिब्डेनम बड़ा जरूरी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल होता है। इसके अलावा प्लांट में भी बहुत सारे और रोल होते हैं, वो जरा देखते हैं। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम प्लांट में हर जगह लगता है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द रूट्स। इसका जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ये MOO2+ है। ठीक है, तो ये कैटाइनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा एक्टिवेट सर्टन एंजाइम इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, वही लिखा है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, स्लाइड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, अगर ये कम हो जाए तो ग्रोथ की थोड़ी सी रिटार्डेशन हो जाती है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नीट में पूछा जाता है कि नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर कौन सा है, तो मॉलिब्डेनम एक होता है और एक आयरन होता है, आयरन भी एक्टिवेटर होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। ठीक है, बोरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बोरॉन जो है एक तरीके से BO3- के फॉर्म में या BO472- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। याद रखने वाली बात है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, नीट जैसे पेपर में। लीव्स एंड सीड्स में ये जनरली रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के लिए बड़ा जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में नीट में खासकर पूछा जाता है, बोरॉन जो है वो पोलन जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल को परमानेंट बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सुक्रोज जो ट्रांसपोर्ट होता है ना प्लांट में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो सुक्रोज को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का जो है, और स्टोर किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। फूड बनता ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें ट्रांसलोकेशन के लिए, मतलब फूड का सुक्रोज के फॉर्म में उसको ऊपर नीचे भेजने के लिए यहाँ पे बोरॉन बड़ा नेसेसरी होता है, ठीक है। इससे ब्राउन हार्ट डिसीज होता है। ब्राउन हार्ट डिसीज क्या होता है, आपने पोटैटो देखा होगा कभी, पोटैटो के अंदर ऐसे काला धब्बा क्रिएट हो जाता है, पोटैटो के सेंटर में ऐसा काला धब्बा क्रिएट हो जाता है, कभी देखा है ना। तो ये जो है ब्राउन हार्ट डिसीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको कि बोरॉन जो है वो लीव सीड में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। खास आपको याद रखना है, पोलन जर्मिनेशन में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में काम आता है। ये बिल्कुल नीट में और MHT CET में पूछेंगे। कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कॉपर जो है बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं उनका कोफैक्टर होता है, बराबर है, हर जगह रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम का कोफैक्टर होता है। अगर ये नहीं है तो डाई ब्लैक शूट होता है। अब डाई ब्लैक शूट क्या होता है, आपने कोई प्लांट देखा होगा, प्लांट में आपने देखा होगा आधा प्लांट जो है वो ग्रीन है और कुछ प्लांट का हिस्सा एकदम सडनली ब्राउन होके मर गया मतलब वो खराब हो गया, वो एकदम से सूख गया। आपने देखा होगा ना, कुछ आधा से ज्यादा प्लांट अच्छा दिखता है हमको और कुछ प्लांट का पार्ट एकदम से ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है, एकदम सूख जाता है। तो उसको बोलते हैं डाई बैक ऑफ शूट। तो बैक जो शूट होता है उसका कुछ पार्ट डाई हो जाता है, मर जाता है, तो उसको डाई बैक बोलते हैं। जिंक ट्रेस, अगर आपको नहीं पता कोई भी डिसीज का नाम तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे उसकी इमेजेस देख सकते हो, उसको आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जिंक के बारे में। जिंक बड़े कम क्वांटिटी में लगता है, हर जगह रिक्वायर्ड होता है। ये भी बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम का एक्टिवेटर होता है ये भी, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज ऐसे एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट जैसे पेपर में पूछा जाता है, ऑक्सीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और उसके सिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए होता है। अगर ये नहीं है तो मालफॉर्म्ड लीफ फॉर्म होती है, मतलब लीफ का शेप बराबर नहीं होता, साइज बराबर नहीं होता, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन ये भी एक तरीके से हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, प्लांट में एवरीवेयर रिक्वायर्ड होता है। सोडियम पोटेशियम हेल्प्स इन डिटरमाइन सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या बोलता है कि ये क्या है कि क्लोरीन और सोडियम और पोटेशियम ये तीनों मिलकर सॉल्ट और वाटर बैलेंस प्लांट में मेंटेन करते हैं। प्लांट का सॉल्ट वाटर बैलेंस जो है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड ये मेंटेन करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैंगनीज के साथ क्लोराइड भी चाहिए, ठीक है। ऊपर हमने देखा था मैंगनीज जो है वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज करता है क्लोरोप्लास्ट में, तो उसमें भी चाहिए ये, ठीक है। एनायन कैटायन बैलेंस करता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसेंशियल फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस, बोला ना कि भाई मैंगनीज के साथ मिलके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को इवॉल्व कराता है, वाटर को ब्रेक कराता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो हमने क्या क्या पढ़ा। नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा, फास्फोरस के बारे में पढ़ा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक और क्लोरीन, इन सभी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझता तो पूछिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन सी मिनरल्स जो है उनके बारे में सब कुछ आपको याद रखना है। अगर आप ये रीजन वाला पार्ट नहीं भी याद रखोगे, लेकिन आपको ये कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं वो याद रखना है, ठीक है। फंक्शंस क्या है वो एब्जॉर्ब याद रखना है और डेफिशिएंसी भी याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नाइट्रोजन को नहीं छोड़ सकते। फास्फोरस को छोड़ दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में पूछा जाता है, तो पोटेशियम भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है मिनरल, ठीक है। कैल्शियम को आप छोड़ सकते हैं। कैल्शियम में बस ये कैल्शियम से मिडल यहाँ पे कैल्शियम मिडल लैमेला बनाता है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप कैल्शियम को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बस मिडल लैमेला बनाता है, याद रखना। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम को याद रखना क्योंकि क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, बिना क्लोरोफिल के प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। सल्फर को याद रखना उतना जरूरी नहीं है। आयरन को याद रखना जरूरी है। आयरन को आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में काम आता है, साइटोक्रोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इसके अलावा मैंने और आपको बताया कि नाइट्रोजनेस की एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ाता है, ठीक है।
मैंगनीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि ये पॉइंट दिया नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही इसका मेन पॉइंट था, वो दिया नहीं है, तो आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। मॉलिब्डेनम को याद रखिए। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इसमें नाइट्रोजिनियस के बारे में बताया जाए, नाइट्रोजिनियस एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बोरॉन को तो बिल्कुल इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बोरॉन इंपॉर्टेंट है। बोरॉन को याद रखेंगे क्योंकि ये पोलन जर्मिनेशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराता है और डिजीज इसका ब्राउन हार्ट डिजीज होता है। कॉपर नहीं याद रखेंगे चलेगा, जिंक याद रखना है। जिंक इसलिए रखना है क्योंकि जिंक से क्या बनता है, ये ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और क्लोरीन, बिल्कुल क्लोरीन भी याद रखना है क्योंकि ये भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो आप देखिए मैंने मतलब आधा कर दिया आपके लिए ये, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनरल्स का याद रखना है। टोटल कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो 13 में से आपको मतलब 3 4 आप छोड़ सकते हो, बाकी आपको 9 तो करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट में 1 या 2 ही बताने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो पेपर में आने का जिसका चांस ज़्यादा होता है वो हम बताते हैं। तो इन सभी का चांस बनता है MHT CET में, नीट में और बोर्ड में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे एक और चार्ट डिस्कस करना है कि डू यू नो सेक्शन वाला एक चार्ट है। तो इसमें यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन कि कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता होगा, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दो तो सेल के अंदर जो भी पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आपने अगर एक सेल बनाया, ठीक है, एक सेल के अंदर आपने यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म बनाया, फिर आपने न्यूक्लियस भी बना दिया, ठीक है, आपने न्यूक्लियस भी बना दिया। तो अगर आपने इस सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, मान लेते हैं आपने सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये जितना भी पार्ट है वो सब कुछ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए कौन से मिनरल बड़े इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होते हैं बोला है? प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए यहाँ पे चॉन पीएस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चॉन पीएस का मतलब क्या है? चॉन पीएस का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चॉन हो गया, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। तो चॉन पीएस ये एलिमेंट जो है वो प्रोटोप्लाज्म बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका क्लियर यहाँ से बन सकता है, 1 मार्क। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है? तो पोटेशियम करता है और हाइड्रोजन और सोडियम करता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए याद रखना, यहाँ पे दिया तो है नहीं वैसे, बट आपको यहाँ पे पोटेशियम जरूर लिखना है, ठीक है, आपको इसमें पोटेशियम लिखना जरूर है, याद रखना, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल इज द रिजल्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन द सैप। तो यहाँ पे बोला है कि जितना भी सेल के अंदर मिनरल सैप होता है, मिनरल और पानी जो मिलके उसका जो सैप बनता है, और जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो टोटल मिला के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको पोटेशियम जैसे आयंस की जरूरत होती है, ठीक है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनकी जरूरत होती है। पोटेशियम हो गया, सोडियम और हाइड्रोजन, ऐसे आयंस की आपको जरूरत होती है। पोटेशियम याद रखना। कैटालिटिक फंक्शन यानी जो एंजाइम के एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे कि आयरन एक्टिवेटर होता है एंजाइम का, मैंने बताया नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर होता है, कॉपर एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेज वगैरह एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, जिंक होता है कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर होता है, मैग्नीशियम रुबिस्को का एक्टिवेटर होता है, मैंगनीज भी बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, पर्टिकुलरली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लोराइड भी बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, ठीक है, कैटालिस्ट जैसे वगैरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे एंजाइम के एक्टिवेटर ये होते हैं। तो एक्टिवेटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रखने के लिए। नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का मतलब कि चीजों को अंदर बाहर ले जाने में हेल्प कौन करता है? तो यहाँ पे कैल्शियम कैरियर का काम करता है, पोटेशियम भी कैरियर का काम करता है, चीजों को अंदर बाहर परमिएबिलिटी के लिए हेल्प करता है चीजों में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एटीपी बनाने के लिए देखो, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल, तो ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल बनाते हैं, जैसे एटीपी बनाते हैं, तो एटीपी बनाने के लिए मैग्नीशियम काफी जरूरी होता है, ठीक है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन काफी जरूरी होता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाता है ना। तो बेसिकली मैग्नीशियम जैसे जो एलिमेंट है ये एनर्जी केमिकल, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी को कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। डू यू नो में एक और दिया है, द एटमॉस्फेरिक CO2 इज वर्चुअली द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन विच इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे बोला है कि कार्बन का अगर कोई बेसिक सोर्स हमारे पास है तो एटमॉस्फेरिक CO2 है। जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 है वो प्लांट कंज्यूम करते हैं, प्लांट उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम प्लांट को खाते हैं, हमारे पास ग्लूकोज आता है, हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक करके फिर CO2 को वापस एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जितना भी जो CO2 है वो एकलौता सोर्स, उसका मेन सोर्स जो है वो एनवायरमेंट है। इसके अलावा बहुत सारा कार्बन हमारे पास
ओशन में होता है, बट वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, CaCO3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी होता है तो पूछिएगा ज़रूर। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। कोई भी डाउट दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और बस इतना ही है, बाकी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर।